Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. So in today's Indian Express newspaper, we are going to cover a very important article in the explained series, and the article talks about India-Europe trade during 100 CE. So let's start this. सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूरोप ट्रेड के ये जो आर्टिकल दिया हुआ है आज के इंडियन एक्सप्रेस में। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम बात करते हैं इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री की, तो हम खास तौर पे वैदिक एरा की बात करते हैं या हड़प्पन एरा की बात करते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में जब से पास हुआ है, जब से इस पर सहमति बनी है, तब से एक नया फील्ड और ओपन हो गया है कि एंशियंट टाइम में इंडिया का ट्रेड कैसे होता था। जब आप बात करते हैं हड़प्पन एरा की, तो आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हड़प्पन एरा में होते थे, लेकिन ये आर्टिकल एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देता है इंडिया का यूरोप के साथ ट्रेड कैसे होता था उसके बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और आपको समझना होगा कि ये आर्टिकल अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये एक एक्सपर्ट हैं, इनका ही ये आर्टिकल है। हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू से करते हैं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है G20 में पास हुआ, इसके बाद से ये चर्चा में है। बात करते हैं कि क्या इंडिया का एंशियंट कोई सी रूट था। तो हाँ, जब हम बात करें रेड सी से, तो रेड सी से होते हुए भारत यूरोप तब भी जाता था जब ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं था इकोनॉमिक कॉरिडोर का। आप आज इस बार के मेंस का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर देखिए यूपीएससी का, वहाँ पे मुजरिस एयरपोर्ट का उल्लेख किया गया है। मुजरिस एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट का, बंदरगाह का। तो आप देखिए कि उस समय ट्रेड कैसे होता था। ये मुजरिस एयरपोर्ट से सोकोट्रा जाता था, सोकोट्रा से ये रेड सी होते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुंचता था, इजिप्ट के पास आप कह सकते हैं, और वहाँ से ये 2 अलग अलग शाखा में बंट के इटली भी पहुंचता था, यानी कि यूरोप पहुंचता था और एक मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं, बारी गाज़ा पोर्ट। यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड, आपको पता है सोकोट्रा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक मैप है, इस मैप की सहायता से मैं आपको बताऊँगा पूरी बात। सबसे पहले बात करें कि एंशियंट रेड सी रूट क्या था, तो सर मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया है इसके बारे में कि अरिका मेडू, जो साउथ ऑफ मॉडर्न पौंडीचेरी है, मतलब आज के पौंडीचेरी के साउथ में चले जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगा अरिका मेडू। वहाँ से ये देखते हैं कि इंडो रोमन ट्रेड 1st सेंचुरी में था, मगर वो फेल हो गया था कुछ हद तक। अब क्या हुआ था उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। फेल इसलिए हो गया था क्योंकि जब ये रूट मिला था, जब यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, कुछ एविडेंस मिले थे कि इंडो रोमन ट्रेड उस समय होता था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि बहुत साधारण सी बात है, कुछ वैसी बात नहीं है। बाद में देखा गया कि ये जो रेड सी का ट्रेड रूट है इंडिया का, ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, इतना ज़्यादा इनकम होता था इससे, एज 1/3 ऑफ इनकम ऑफ रोमन एक्सचेकर सरपासिंग ट्राइब्यूट कनेक्टेड फ्रॉम एंटायर कंट्रीज़। इतना ज़्यादा पैसा वहाँ से निकलता था। कुछ यहाँ पे जगहों के नाम भी हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया है, इजिप्टो रोमन फाइनेंसर। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया ना कि इजिप्टो रोमन एक फाइनेंसर था जो इंडिया के जो मर्चेंट थे, जो मुजरिस से या केरल के आसपास के इलाके से, उनसे खरीदता था, पैसा वगैरह उनका यूज़ करता था वो। अब यहाँ पे पेपिरस के बारे में बताया गया है। द पेपिरस गिव्स डिटेल ऑफ वन पर्टिकुलर कार्गो सेंड टू द इजिप्टियन पोर्ट ऑफ बेरेनिक फ्रॉम मुजरिस ऑन द शिप हरमा पेलन। देखिए, अभी आपको डिटेल्स याद नहीं करने हैं। ये क्या कहता है, मैं पूरा आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। एक पेपेरस मिला, जैसे हमारे इंस्क्रिप्शन मिलता है वैसे ही वहाँ पेपेरस। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक बार के ही सी रूट से, मतलब एक बार अगर ट्रेड हो रहा है इंडिया से, अगर कुछ माल लाद के और भेज रहे हैं आप मुझे स्पोर्ट से लेकर, और आप दूसरी जगह भेज रहे हैं, इजिप्ट में भेज रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा ले रहे हैं कि इजिप्ट में 2400 एकड़ का फार्म लैंड खरीद सकते हैं केवल एक कार्गो के पैसे से। ये कहने का मतलब है, मतलब ये इंपॉर्टेंस बता रहा है, सिग्निफिकेंस बता रहा है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट एंड द ट्रेड फ्रॉम दिस रूट। उसके बाद व्हाट वाज बीइंग ट्रेडेड ऑन दिस रूट, क्या ट्रेड होता था। तो देखिए, भारत से जो चीज़ें जाती थीं वो सिनेमन लाइक प्लांट एक होता था, मतलब दालचीनी के जैसा ही एक पौधा होता था, उसको बोलते थे मालापथेरम। इसके पत्तियां जाती थीं। उसके अलावा परफ्यूम्स जाते थे, आइवरी मतलब कि हाथी के दांत जाते थे, पर्ल्स यानी कि मोती जाती थी, और बहुत सारे प्रीसियस जेमस्टोन्स जाते थे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अ फेमस आइवरी फिगर ऑफ
वॉल्यूप्टसली पाउटिंग यक्षी फर्टिलिटी स्प्रिंट फाउंड इन द रूइंस ऑफ पोम्पई। पोम्पई माने इटली, इटली में वहाँ पे मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक सेक्सुअल फिगर टाइप का होता है ना, वैसा एक फिगर मिलता है इनको जो आइवरी से बनाया हुआ है। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ मिला, तो पोम्पई में मिला। अब ये आर्टिकल पढ़ने का फ़ायदा एक तो आपके प्रीलिम्स में होगा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाएँ अगर तो प्रीलिम्स में, नहीं तो खास तौर पे मेंस में होगा। और कैसे मेंस में होगा मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, बने रहिएगा। ऑफ कोर्स स्पाइसेस भी होते थे, स्पाइस का ट्रेड तो इंडिया में बहुत पहले से ही हो रहा है, तो स्पाइस का ट्रेड होता था। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द इंडो रोमन ट्रेड। ये तो हमने बात कर ली कि इजिप्ट में ये ट्रेड होता था। अब इंडिया का रोमन से क्या ट्रेड होता था, यूरोप से क्या ट्रेड होता था, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, इंडिया का रोमन से जो ट्रेड होता था उसमें इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो बढ़िया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जब कोई देश, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया अगर ब्रिटेन को कुछ चीज़ भेज रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जब इंडिया अपना जितना इंपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में है। तो इंडो रोमन ट्रेड में जो इस रूट से होता था, रेड सी रूट से, इसमें इंडिया को फ़ायदा ये था कि इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़िया था इंडिया का, क्योंकि हम जितना सामान भेजते थे उससे कम सामान हम मंगाते थे, तो अल्टीमेटली हमारे पास पैसा ज़्यादा आता था। ये आप समझिए, कुल कहने का मतलब इस पैराग्राफ का यही है। ठीक है, उसके बाद देयर वॉज ऑल्सो सम ट्रेड इन द ओलिव ऑयल एंड गैरूम एंड एंशियंट रोमन फर्मेंटेड फिश, ये होता था। फिर ये भी कहा गया है कि वहाँ से कुछ शराब वगैरह जो था वो इंडियंस लेते थे। उसके बाद से टेबेस्को और गरम मसाला ऑफ द डे, एविडेंस ऑफ विच हैज़ बीन फाउंड इन द अरिकामेडू एंड द साइट्स इन केरला। अरिकामेडू क्या है, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, वेयर इज अरिकामेडू। तो अरिकामेडू क्या है, तो एंशियंट समय का ही एक पोर्ट जैसा है, ये साउथ ऑफ पौंडीचेरी है। उसके बाद से बात करें कि वॉज देयर ट्रेड ऑन दिस रूट बिफोर द कॉमन एरा, क्या कॉमन एरा से पहले भी कोई ट्रेड रूट था इसका, तो हाँ। जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इंटरनल ट्रेड भी थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी थे, तो उस समय भी होता था, मगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता था। और यहाँ आप एक इस पैराग्राफ को अगर आप कंसीडर करें, इन रोमन टाइम्स दिस expanded to a vast trade with huge cargo ships as the Romans industrialized the trade, partly because they were rich enough to buy the luxuries India had to offer। जैसे जैसे रोमन जो सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियलाइज हुई, वैसे वैसे उनके पास पैसा आया तो वो लग्जरीज इंडिया से खरीद सकते थे, उनके लिए मसाले वगैरह सब लग्जरी हुआ करते हैं। हाउ ऑर्गेनाइज्ड वॉज द ट्रेड, ट्रेड कैसे ऑर्गेनाइज था, तो ट्रेड ऑर्गेनाइज इस तरह से था कि देखिए ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे मर्चेंट्स के बीच में, जो केरला के मर्चेंट्स हैं और जो अलेक्जेंड्रिया के शिपर्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बुकिंग होने के बाद सामान यहाँ से वहाँ जाता था। यहाँ तक कि इंश्योरेंस जैसी चीज़ों के भी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। इंडियंस की ये बात समझ में आ गई। फिर ये आप देखिए पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इंडियंस ग्रास्प्ड दैट heating of the Tibetan plateau meant that monsoon winds blow in one direction in winter and the other in summer, so if you got it right you could sail with the wind behind you to Egypt in about 6 to 8 weeks। मतलब अगर आप मानसून के साथ चलें, हवाओं के पक्ष में होकर चलें, तो 6 से 8 सप्ताह में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इजिप्ट पहुँच जाएंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस समय का। उसके बाद बात करते हैं आगे कि व्हाट रोल्स डिड इंडियंस हैव टू पे इन द ट्रेड, इंडियंस का क्या रोल था इस ट्रेड में। तो इंडियंस का रोल ये था कि जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सी फेयरिंग में, मतलब ये समंदर से जाने में। हमारे पास जो अजंता है, हमारा अजंता की पिक्चर्स आपने सुने होंगे, अजंता की गुफाओं में, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है, जिससे पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, जिससे हमें शिप्स के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन के अगर हम कॉइन्स को देखें तो वहाँ भी शिप का एक पिक्चर मिलता है, तो इसका मतलब है कि शिप वगैरह के बारे में हमें पता था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इंडियन सेलर्स बीइंग वेरी प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द ट्रेड। उसके बाद ग्राफिटी लेफ्ट बाय इंडियन सेलर्स मोस्टली गुजरातीज फ्रॉम मॉडर्न डे भरूच हैड बीन रिसेंटली फाउंड इन हॉक केव्स ऑन द आइलैंड्स ऑफ सोकोट्रा। मतलब सोकोट्रा में एक हॉक केव है, ये भी पूछ सकता है कि वेयर इज़ हॉक केव लोकेटेड, तो सोकोट्रा आइलैंड के पास, तो वहाँ पर भी है, वहाँ से भी जानकारी मिलती है, जो गल्फ ऑफ एडन के बिल्कुल करीब है। आप यहाँ देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन के माउथ पे, ये रहा सोकोट्रा, ये है सोकोट्रा, ये गल्फ ऑफ एडन है, इसके माउथ के पास यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड है। तो सोकोट्रा के बारे में बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात इसमें कही गई है, इंडियंस का रोल आप समझ गए हैं।
कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में यहाँ दिया गया है, उसके बारे में एक बार जरूर आप देख लेंगे कि ऑन द 219 इंस्क्रिप्शंस हियर डेटिंग फ्रॉम द 2nd to the 5th century CE, कॉमन एरा बोलते हैं, 192 आर इन इंडियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड 1 ईच इन बैक्ट्रियन एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट. दे गिव नेम्स टू अ unquestionably Indian Vishnu, son of merchant Gaja, and Skandbhuti, the sea captain, or nicely iconic Bhadra arrived. इसके बारे में बताया गया है, मतलब बहुत सारे नाम वगैरह दिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद से कुछ इमेजेस मिलते हैं बुद्धिस्ट स्तूप्स के, कुछ सेवाइट ट्रेडेंट्स के मिलते हैं, कुछ सीरियन क्रिश्चियंस के मिलते हैं. तो इससे पता चलता है कि इंडिया के लोग वहाँ पे हैं. और इजिप्ट से रेड सी के माध्यम से इजिप्ट और रोमन का व्यापार होता था. ये एक तो बात आप समझ गए हैं. दूसरा है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करता हूँ. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. कंपेयर करना है आपको सिल्क रूट से. हाउ डज द रूट कंपेयर विद द सिल्क रूट. सिल्क रूट की अगर हम बात करें तो चाइना से यूरोप का व्यापार होता था सिल्क रूट के माध्यम से. सिल्क रूट बेसिकली जो था वो लैंड पर एक रूट था, ओवरलैंड रूट था, वो मरीन रूट नहीं था. अभी चाइना फोकस कर रहा है मरीन सिल्क रूट बनाने का. वो जो मलक्का डायलेमा है ना, उससे बचने के लिए बहुत सारा वो तैयारी कर रहा है. तो खैर उसकी बात कभी करेंगे. अभी हम बात करते हैं कि चाइना के पास जो सिल्क रूट था वो ओवर द लैंड था. हमारा ये जो रेड सी का रूट है ये उससे भी पुराना है एक तो, और दूसरी बात ये लिंक करता है कैसे, ये लिंक करता है मरीन से. मतलब कि आप कहाँ से जा रहे हैं, मुजरी स्पोर्ट से जा रहे हैं सोकोट्रा आइलैंड, सोकोट्रा से आप जा रहे हैं इजिप्ट के पास, तो ये आप मरीन जा रहे हैं. तो वही बात कही गई है कि जो आज के समय में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो न सिर्फ रेल लिंक को और वाटर लिंक दोनों को ही जोड़ रहा है, वैसा ही कुछ पहले भी हो चुका है. ये हमें ये आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल हमें ये बात बताता है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड इन 1877 बाय द प्रशियन जियोग्राफर बैरन वॉन रिक्टोफन, हु वॉज चेंज्ड विथ ड्रीमिंग अप अ रूट फॉर अ रेलवे लिंकिंग बर्लिन विथ पेकिंग. बर्लिन और पेकिंग को जोड़ना चाहता था. खैर ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री है सिल्क रूट की, वो एक बार आप देख लीजिएगा. व्हाई इज दिस स्केल ऑफ इंडियन रोमन ट्रेड इमर्जिंग ओनली नाउ. क्यों इस समय क्या ऐसा हो गया है कि इमर्ज कर रहा है इंडिया का जो रोमन ट्रेड है वो. तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि हम बात करें मुजरिस की, बेरनिक की, अभी हमने बात किया बेरनिक की और मुजरिस की, ये जो दो पोर्ट्स थे इसके बारे में बात किया हमने. तो ये पहले से ही ऐसा चला आ रहा है. और ये कहता है कि लेकिन इंडिया ने बहुत अंडर प्ले किया है इस इम्पोर्टेंस को. इस आइडिया पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है बाद के समय में. और जब भी इंडिया बात करता है अपने हिस्टोरिकल चीज़ों की बात करता है कि मतलब हिस्ट्री में हम बहुत अच्छे थे या ऐसे थे, तो जनरली हम बात करते हैं वैदिक एरा से. और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले लिखा गया पुराण, सबसे पहले रिटन जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं, हम इसकी बात करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हम जो उस समय ट्रेड किया करते थे, वैदिक काल से भी पहले की बात है, जब हम इंडिया और रोमन ट्रेड वगैरह किया करते थे, उस समय की बात जब कही जा रही है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. वैदिक एरा को ज़रूर हम बात करते हैं. तो वैदिक एरा के साथ साथ उसी के समय के ये चीज़ें भी हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए. एक नया पर्सपेक्टिव ये आर्टिकल देता है और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है. ये पूरा ये आर्टिकल था, इसके बारे में मैंने आपको बताया.